हेलो दोस्तों, मैथ्स करनी चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम प्राणियों पोषण किस प्रकार से होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर केवल पढ़ाई से संबंधित जो भी तो बात होगी वही की जाएगी, अदर कंटेंट में ध्यान नहीं दिया जाएगा, ठीक है। पौधों की तरह प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। प्राणी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन प्राणी अपना भोजन वो स्वयं नहीं बनाते हैं। मानव सहित सभी प्राणियों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ रखने एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। जटिल पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना विघटन कहलाता है, यानी कि जटिल पदार्थों का छोटे पदार्थों में टूटना एक विघटन कहलाता है, यानी कि खंडन हो जाता है उसका, ठीक है। तथा इस प्रक्रम को हम कहते हैं पाचन। अब देखो, खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां, यानी कि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं जो हम अलग अलग विधियों से ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो, मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी व हमिंग पक्षी, इसको मरमर पक्षी कहते हैं, ठीक है ना। ये पौधों का मरकंद चूसते हैं, ठीक है। मानव व अन्य जंतु जो कि जरायु जंतु होते हैं, जो कि मतलब बच्चों को बच्चे को जन्म देते हैं। शिशु का माँ का दूध पीते हैं, शिशु माँ का दूध पीते हैं, ठीक है ना। तो मानव व अन्य जंतुओं में शिशु जो कि है वो माँ का दूध पीता है। इनकी जरायुज प्राणी या जंतु होते हैं जो कि मतलब बच्चे को जन्म देते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी यानी कि शिकार को सीधा निगल जाते हैं। अजगर जैसा बड़ा प्राणी है वो अपने शिकार को सीधा ही निगल जाता है। इस प्रकार ये अपने खाद्य को ग्रहण करता है। जलीय प्राणी अपने आसपास तैरने वाले खाद्य कणों को छान कर भक्षण कर लेते हैं। जो जल में रहते हैं प्राणी वो अपने आसपास जो भी मतलब कीट पाए जाते हैं वो उसको हम भक्षण कर लेते हैं। स्टारफिश मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार ग्रहण करती है, ठीक है। ये मुख से अमाशय बाहर निकालती है और जंतु के कोमल भागों को खाती है। अमाशय शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता है या आहार का धीरे धीरे पाचन हो जाता है। तो ये सभी प्राणी वो इस प्रकार से खाद्यान्न को अंतर्ग्रहण करते हैं या खाद्य को खाते हैं। अब देखो, मानव में पाचन, ठीक है। मुख द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित कर दिया जाता है या किया जाता है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहा से प्रारंभ होकर के गुदा तक जाती है, यानी कि भोजन एक सतत नलिका से गुजरता है जो कि मुख गुहा से प्रारंभ होता है, ठीक है ना, और अंत गुदा तक पहुंच जाता है। आहार नाल के भाग कि मुख गुहा, ग्रास नली या ग्रीसिका, आमाशय, क्षुद्रांत उसको छोटी आंत कहते हैं, वृद्धांत जिसको बड़ी आंत कहते हैं, और यहाँ से ये मलाशय से जुड़ती है आगे, ठीक है। मल द्वार या गुदा, यानी कि ये है इसके आहार नाल के प्रमुख भाग। इनके कई बार आपको एग्जाम के अंदर क्रमवज इनका नाम पूछा जाता है या सीटेट के अंदर तो ये क्वेश्चन आया जरूर है। और पाचन ग्रंथियाँ लाल ग्रंथि या लाला ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि, ये तीनों ग्रंथियाँ वो पाचन रस का स्रावित करती है, यानी कि ये पाचन रस को स्रावित करती है। तीनों ग्रंथियाँ कौन कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और लाला ग्रंथि, ठीक है, या लाल ग्रंथि। और आहार नाल तथा पाचक ग्रंथियाँ मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करती है, यानी कि एक तो आहार नाल ये होता है, ठीक है, इसके सभी भाग, और पाचक ग्रंथियाँ के तीनों भाग मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब जो आहार नाल का सबसे पहला भाग है मुख या मुख गुहिका। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा ही होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है, ठीक है, कि हम भोजन को अंदर शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। मुख में प्रत्येक दांत मुसड़े के नीचे अलग अलग कृतिका में दर्शा हो। आपको ये कंटेंट वो एनसीईआरटी बुक को ही ध्यान में रखकर पढ़ाया जा रहा है। और ये संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं। दांतों के कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। और दांतों के प्रकार होते हैं चार। कर्दंक दांत जो कि भोजन को काटने का काम करते हैं। रद्रक दांत जो कि भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। और अगर चर्वणक दांत जो कि भोजन को चबाने का काम करते हैं। और चर्वणक दांत जो कि भोजन को चबाने का काम करते हैं, यानी कि ये दांतों के चार प्रकार। अब देखो, दांतों के प्रकार और इनकी दांतों में दांतों की ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या और निचले जबड़े में दांतों की संख्या, ठीक है। तो कर्दंत दांत होता है जो कि निचले जबड़े में 4 दांत होते हैं और ऊपरी जबड़े में 4 दांत होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 8 दांत होते हैं। और रदनक दांत है जो कि निचले जबड़े में होते हैं 2 दांत और ऊपरी जबड़े में होते हैं 2 दांत, यानी कि कुल 4 दांत होते हैं। अगर चर्वणक दांत
निचले जबड़े में होते हैं 4 और ऊपरी जबड़े में होते हैं 4, यानी कि ये भी कुल 8 दांत ही होते। चर्वणक दांत, निचले जबड़े में 6 दांत होते हैं, ऊपरी जबड़े में भी 6 दांत होते हैं, और ये कुल दांत होते हैं 12। इनका योग होता है कि भाई आपको पूछ लिया जाता है कि निचली जबड़े में कुल कितने दांत पाए जाते हैं, तो यहाँ 16, और ऊपरी जबड़े में कुल दांत पाए जाते हैं 16, यानी कि इनका कुल योग होता है 32 दांत। हमारे दांतों का प्रथम सेट है वो शैशव काल में निकलता है। ये दांत लगभग 8 वर्ष तक गिर जाते हैं, यानी कि जो शेष अवस्था हमारे दांत आते हैं ना, वो 8 वर्ष की आयु तक लगभग गिर जाते हैं। इन्हें हम दूध के दांत भी कहते हैं। इनके स्थान पर दूसरे दांत आते हैं, इन्हें हम स्त्री दांत कहते हैं, और जिनकी संख्या होती है 32। हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, लेकिन उनसे कोई हानि नहीं होती पाए जाते हैं, और जो हमारे मुख को या हमारे शरीर को हानि नहीं पहुँचाते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो मुख को अच्छी तरह साफ नहीं करने से भोजन के कुछ कण दांतों के बीच फंसे रह जाते हैं, यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो भोजन के कुछ कण है वो हमारे दांतों के बीच फंसे रह जाते हैं, और हानिकारक जीवाणु फंसे भोजन की शर्करा को विघटन कर अम्ल में निमोचित कर देते हैं, ठीक है ना। और जब ये हानिकारक जीवाणु है वो मतलब जो भोजन दांतों के बीच फंसा है ना, उसकी शर्करा को अम्ल में विघटित कर देते हैं, ठीक है। और ये अम्ल दांतों को क्षति पहुँचाती है, इसे हम कहते हैं दंत से, यानी कि जो अम्ल में विघटित कर देता है ना ये जीवाणु, और ये अम्ल हमारे दांतों को क्षति पहुंचाता है, इसे हम कहते हैं दंत से। जैसे चॉकलेट, ठंडे पेय पदार्थ तथा मिठाइयाँ दंत से के लिए जिम्मेदार, यानी कि ये खाद्य पदार्थ खाने से हमारे दांतों को नुकसान पहुंचता है। भोजन का पाचन, हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाल स्राव करती है। जब भोजन को चबाते हैं तो लाल रस भोजन में मिलते हैं, जिससे भोजन रस या चिपचिपा हो जाता है। लार से भोजन का आंशिक पाचन शुरू हो जाता है, ठीक है, यानी कि आधा पाचन है वो लार से भोजन का शुरू हो जाता है, यानी कि मतलब मुख से स्टार्च या मंड का पाचन शुरू हो जाता है, यानी कि भोजन की पाचन क्रिया है वो हमारे मुख से ही शुरू हो जाती है। भोजन में लार मिलने से आसानी से भोजन निगला जा सकता है। अब देखो जीभ एक मांसपेशी होती है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका आगे का भाग स्वतंत्र जो किसी भी दशा में मुड़ सकता है। जीभ भोजन में लार मिलाती है तथा भोजन को निगलने में सहायता करती है। जीभ पर श्वेत कलिकाएं होती है जिससे हमें स्वाद का पता चलता है, यानी कि हमारी जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है जिससे हमें भोजन के स्वाद का पता चलता है। ये है जीभ पर स्वाद के विभिन्न स्रोत। दूसरा भाग अनाल का भोजन नली या ग्रसिका। निगला हुआ भोजन ग्रास नली या ग्रसिका में जाता है, ठीक है। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई नीचे जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर जाता है। जब ग्रसिका भित्ति संकुचन होती है तो भोजन नीचे की ओर जाता है। यह संकुचन गति है वो भोजन को आमाशय में पहुंचाने के लिए सहायता करती है। जब मतलब ग्रसिका की भित्ति है वो संकुचन होती है तो इससे भोजन है वो आमाशय में पहुंच जाता है, यानी कि एक भोजन को गति प्रदान करता है। ग्रसनी भोजन एवं श्वसन दोनों का पथ मार्ग है, यानी कि ग्रसनी वो भोजन और श्वसन का दोनों का पथ का मार्ग है। आमाशय खाए हुए भोजन को कभी कभार स्वीकार नहीं करता है तो वे भोजन को उल्टी द्वारा बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो आमाशय वो कभी कभार भोजन को खाए हुए को मतलब स्वीकार नहीं करता है, जिससे वे भोजन को उल्टी के रूप में बाहर निकाल देता है। और ये भोजन ग्रसिका से होता हुआ मुख से वमन के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, यानी कि उल्टी के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि वापस भोजन है वो मतलब ग्रसिका से होता हुआ मुख से उल्टी के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। अब तीसरा भाग है आमाशय, यानी ये चपटा एवं जे आकृति का होता है। आमाशय मोटी भित्ति वाला एक थिलीनुमा संरचना का अंग है, ठीक है। आमाशय आहारनाल का सबसे चौड़ा भाग, यानी कि आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आहारनाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है, तो ये होता है आमाशय, ठीक है। ये ग्रसिका से भोजन प्राप्त करता है, यानी कि ये ग्रसिका से भोजन प्राप्त करता है। आमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचन रस स्रावित करता है, यानी कि आमाशय वो मतलब श्लेष्मल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचन रस का स्रावित करते हैं। ये भी आपके लिए मोस्ट है। श्लेष्मल आमाशय को आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। जो श्लेष्मल रस है वो मतलब आमाशय को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो भोजन में हानिकारक जीवाणु को तो नष्ट करता है और माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे
पाचन रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है, यानी कि श्लेष्मल तो करता है अमाशय को सुरक्षा प्रदान, और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो भोजन को क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है, जिससे पाचन रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस यानी कि जठ रस, ठीक है, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटन कर देता है और प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट है, यानी कि ये तो क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है। प्रोटीन का पाचन है वो अमाशय से शुरू हो जाता है, अमाशय से प्रारंभ हो जाता है। अमाशय क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत में खुलता है जब भोजन का पाचन पूरा हो जाता है तब, ठीक है ना। जब भोजन का पाचन पूरा हो जाता है ना तब अमाशय छोटी आंत यानी क्षुद्रांत्र में खुलता है, यानी कि इस अमाशय के बाद भोजन जाता है क्षुद्रांत्र में। भोजन करते समय खांसी आना, हिचकी आना या घुटन महसूस होती है, यानी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भोजन के कुछ कण वो श्वास नली में चले जाने के कारण, यानी कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारा जब कुछ भोजन के कण हमारे श्वास नली में चले जाते हैं तो हमें खांसी आती है, हिचकी आती है, घुटन महसूस होती है, ठीक है। क्योंकि श्वास नली नासिका यानी कि नाक से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाने का काम करती है। श्वास नली मतलब होता है कि हमारे श्वास को ले जाने का काम करती है, ठीक है। जबकि ग्रसिका है वह भोजन और श्वास दोनों का पथ का कार्य करती है। भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने के लिए श्वास नली ने उसमें एक वाल्व या ढक्कन होता है जिससे भोजन के करते समय श्वास नली को ढक लेता है, यानी जो ये वाल्व है ना ये श्वास नली को भोजन करते समय ढक लेता है जिससे भोजन है वो श्वास नली में नहीं जाए बल्कि ग्रसिका में चला जाए, ठीक है। तो इस प्रकार आज हमने प्राणी पोषण में प्राणी वो किस किस विधि से भोजन ग्रहण करते हैं और अनाल के 3 भागों तक अध्ययन किया, ठीक है। और बाकी के जो अनाल के भाग है वो हम अगले वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। थैंक्स फॉर वीडियो।